ठीक है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडली टीवी। मैं हूं नरेश अरोड़ा। कुंडली टीवी पर हम रोजाना अपने दर्शकों के लिए एक एस्ट्रोलजर लेकर आते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, जो आपकी कुंडली देखते हैं, आपके जीवन में आने वाली अलग अलग परेशानियों को देखकर उनका समाधान बताते हैं। जीवन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो होता है पैसा। पैसा किस तरह से आपका जो वेल्थ है अकोमुलेट होता है, पैसे से पैसा कैसे बनता है, निवेश के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र शर्मा। महेंद्र शर्मा जी, इन्हें वॉल स्ट्रीट का नास्ट्रेडम्स कहा जाता है। अमेरिका का शेयर बाज़ार जो है, उनमें काफ़ी पकड़ है इनकी। अमेरिका के ही नहीं, भारत के भी, और कमोडिटी मार्केट में भी इनका 25 साल का लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में। तो महेंद्र शर्मा जी से बात करेंगे। महेंद्र जी, एक चीज़ होती है कि जो जब कोई निवेशक निवेश करता करता है शेयर मार्केट में, तो उसके लिए सबसे पहले तो वो कंपनी के फंडामेंटल्स देखता है, कंपनी का बिजनेस प्लान देखता है, कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखता है, टेक्निकल एनालिस्ट देखे जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है टेक्निकली कि क्या उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन जेपी मॉर्गन का एक कोट है कि यदि आप लखपति हैं तो लखपति हैं तो आपको एस्ट्रोलजर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको एक एस्ट्रोलजर चाहिए। मीन मैं इंग्लिश में उनका कोट करूँगा, टू बी मिलेनियर आपको टू बी बिलियनियर यू शुड हैव बी विद एस्ट्रोलजर। तो एक एस्ट्रोलजर किस हद तक काम करता है, सितारे इस चीज़ को कैसे प्रभावित करते हैं महेंद्र जी? अपने दर्शकों को हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो शेयर बाज़ार होता है या जो कमोडिटी मार्केट होता है, वो भी प्रभावित होता है स्टार्स से, नक्षत्रों से और ग्रहों से। तो महेंद्र शर्मा जी का इस पर लंबा अनुभव है, काफ़ी लंबी रिसर्च है, इनकी अपनी एक वेव ऑफ नेचर थ्योरी है जो इन्होंने खुद डेवलप की है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो महेंद्र शर्मा जी के बारे में जानेंगे। महेंद्र जी, ऐसा कैसे हुआ कि एक भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति, भारत में पढ़ा हुआ व्यक्ति जाकर अमेरिका में सेटल होता है और अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल तक को प्रेडिक्ट करता है और उनकी प्रेडिक्शन जो है वो एक्यूरेट जाती हैं। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये। यस, पहले तो मैं नमस्कार कहना चाहूँगा आपके सब दर्शकों को। और यस, ये एक जर्नी जो जीवन की चालू हुई थी, ये बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी, वो एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। उनका काम भी था, लेकिन वो संडे को लोग उनके पास बहुत आते थे और वो उनके चार्ट्स देखते थे, उनकी कुंडलियाँ देखते थे। तो मैं उस समय बहुत छोटा हुआ करता था, 8-9 साल का। तो मैं काफ़ी गौर से उनको मैं वॉच करता था। और फिर उनका क्या हुआ कि थोड़ी उनकी आई साइड में कमजोरी आ गई, उनकी आंखों में थोड़ी कमजोरी आ गई। तो मेरे से वो ऐसी हेल्प ले लेते कि महेंद्र, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कितने नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे कौन से ग्रह लिखे हुए, सूर्य लिखा है, चंद्रमा लिखा है, क्या लिखा हुआ है। तो मैं उनको वो खाली वैसे हेल्प करता था कि खाली ये मुझे जो दिखता था वैसे मैं, वो जो मुझे पूछते थे उनका मैं सवालों का जवाब देता था कि यहाँ पे ये लिखा है नाना, यहाँ पे यह लिखा है। तो इस प्रकार से मेरी ये जर्नी चालू हुई। लेकिन वो जर्नी में इंटरेस्टिंग बात थी कि फिर वो, मैं उनको कहता था और फिर वो सोचते थे और सोच के फिर वो आंसर देते थे लोगों को कि अभी ये ऐसा है वैसा है। फिर लोग जब भी वापस उनके पास आते थे तो वो कहते थे कि एग्जैक्टली ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो मैं काफी उस समय जो प्रभावित रहा उनसे कि ये कमाल की चीज है जो जो भविष्य आपको दिखा सकती है, ये कैसे हो सकता है लाइफ में। तो मैंने उनसे, उनके साथ में सीखना चालू किया 10-11 साल की उम्र जब मुझे मेरी हो गई तो मैं उनके साथ कुंडलियां बनाना चालू कर दिया। इससे मैं, उस समय वो इंडिया में वो चौपड़ी आती थी लाल कलर की जो उसमें कुंडली बनाते थे। मैंने मैथमेटिक्स सब सीख के उनको मैं उनके साथ में बनाने लग गया। और वो मुझे उस समय एक कुंडली बनाने का मुझे 11 रुपया देते थे ताकि वो मैं इनकरेज हो सकूं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी वो रकम थी, क्योंकि मैं बहुत एक छोटी सी आम फैमिली से आ रहा हूँ। तो मेरा जीवन में वो काफी महत्व था। फिर जब मैं भी, जब भी वो कुछ बीमार रहने लगे तो मैं कुछ लोग आते थे तो मैं कभी उनकी कुंडलियां देखता था तो लोग काफी प्रभावित हुए। वो बोलते थे कि महेंद्र, आपने तो बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया। कि मेरी यंग एज भी थी, मैं यंग था, तो लोगों को शायद वो भी बात अच्छी लगती थी या लोग उससे आकर्षित रहे कि एक बच्चा हो के ऐसा ऐसा सब देख रहा है। तो उसकी वजह से लोगों का मिलना जुलना काफी रहा यंग एज में ही। और मेरे सब दोस्त हुआ करते थे
मैं 14 साल की 15 साल की उम्र का था और मेरे दोस्त होते थे 40 50 60 साल की उम्र के। तो ये काफी जीवन में जो एक समय मिला, जो काफी नॉलेजेबल लोगों के साथ में मैंने बिताया यंग एज। फिर मैं मेरे काफी इंटरनेशनल क्लाइंट भी बन गए उस जमाने में। और फिर मैं इवेंचुअली 91 में मैं कॉलेज खत्म करके मैं अफ्रीका मूव हो गया। फिर अफ्रीका में मैंने उस समय फर्स्ट जो जो भविष्यवाणी की थी, शायद काफी लोग वर्ल्ड में जानते हैं कि मैंने यूएसएसआर को कोलैप्स होने का मैंने वो भविष्यवाणी की, और मिखाइल गोर्बाचोव लूजिंग हिज पावर। सो मैंने कहा कि मिखाइल गोर्बाचोव पावर से लूज हो जाएंगे और यूएसएसआर के टुकड़े हो जाएंगे। तो वो चमत्कार ऐसा हो गया, कुदरत का एक नेचर का चमत्कार हुआ कि वो प्रिडिक्शंस आने के बाद में हेडलाइन आई थी केन्या में, और वो प्रिडिक्शंस आने के बाद में ही वो चार दिन में वैसा हो गया। तो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरा कंट्री स्तंभ हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये लड़के ने 4 दिन पहले कैसे कह दिया कि यूएसएसआर के टुकड़े हो रहे और मिखाइल गोर्बाचोव अपना पद लूज कर देंगे। तो उसके बाद वो जर्नी चालू हो गई। फिर मैं केन्या में ही शिफ्ट हो गया, मैं वहां पे रहने लगा। जर्नी में एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि मैं काफी प्रिडिक्शंस करता रहा और काफी एक्यूरेसी अच्छी आती गई, कंटिन्यूसली अच्छी आती गई। लेकिन एक चीज देखा मैंने कि मैं किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सका, कोई भी लोग भी उसको चेंज नहीं कर सके। लोग कहते थे कि महेंद्र ये भी अच्छा गया, ये भी अच्छा गया, ये भी अच्छा गया, लेकिन उससे कुछ रिजल्ट चेंज नहीं हुए, उससे कुछ मैं होने वाली घटनाओं को मैं चेंज नहीं कर सका। तो मैंने बोला कि ये इस चीज का फायदा क्या, ये बड़े बड़े प्रेडिक्शन सच हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर न तो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई एक्शन ले रही है, न कोई लोग एक्शन ले रहे हैं, और प्रेडिक्शन सच हो रहे हैं लेकिन न किसी को फायदा है न किसी को नुकसान है। तो इस प्रकार का मैंने इसके ऊपर काफी विचार किया कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे आम आदमी को फायदा होवे, जैसे लोगों को फायदा होवे। तो उस दरमियान काफी प्रेडिक्शंस आप मेरी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, काफी इंटरव्यूज थे, काफी लोगों में चर्चा होती थी। फिर मैंने विचार किया कि मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करती है हर एक इंसान की लाइफ में। भले आप चाहो कि नहीं चाहो, विदाउट मनी, बिना पैसे के आप बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, बिना पैसे के आप साग सब्जियां नहीं लेके आ सकते, बिना पैसे से डॉक्टर के इलाज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक इंसान की लाइफ में, उसके बिना कुछ नहीं है। तो अगर इंसान अगर उसके पास छोटा इन्वेस्टमेंट अगर करके वो अगर अपने छोटे से इन्वेस्टमेंट को अगर ग्रो कर लेता है तो शायद वो अच्छे पैसे जीवन में बना देगा। तो इस प्रकार से मैंने विचार किया कि मुझे फाइनेंशियल मार्केट के भविष्य को अगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं तो लोग शायद इसमें से काफी पैसा बनाएंगे, और शायद वो खुद की फैमिली को या अपने नेबर्स को या अपने आजू बाजू वाले के लोगों को हेल्प कर सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकेंगे। तो मैंने उस समय 95 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे 100% फाइनेंशियल मार्केट में ही काम करना है। मुझे ये लोगों की कुंडलियां देखना या मुझे ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल भविष्यवाणी करना ये छोड़ देना चाहिए। तो मैंने वो छोड़ दिया और मैंने कंप्लीटली फोकस किया कि फाइनेंशियल मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। तो मैंने वो थ्योरी तो मैं बना ही रहा था उसके पीछे, तो वो करते करते मैंने 96 में मेरे पास थ्योरी क्रिएट हो गई और मैंने 96 में फर्स्ट प्रिडिक्शंस किया फाइनेंशियल मार्केट पे मेरे दोस्तों को और कहा कि आप लोग इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स बाई कर दो। मेरे पास कुछ उस समय 16-17 हजार डॉलर थे कैश बैलेंस बैंक में। तो मैंने भी इंडिया में 3 या 4 स्टॉक्स कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों के ले लिए। 2000 तक बहुत लोगों ने पैसा बनाया। मैंने भी मेरा फर्स्ट फॉर्च्यून वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बनाया, और वो फॉर्च्यून मैंने बनाने के बाद लोगों को बोला कि अब ये टेक्नोलॉजी की स्टॉक्स की एक साइकिल एंड होने वाली है। हालांकि ये लॉन्गर टर्म साइकिल है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बबल हुआ है, ये भी एंड होगा और यहाँ पे हमको इसको कैश इन कर देना चाहिए। तो लोगों ने बात सुनी। मैंने भी मेरा पैसा काफी मैंने फ्यू मिलियंस डॉलर मैंने बना दिए 16,000 डॉलर से। तो वो सब पैसा हम लोग ने कैश इन किया, मेरे क्लाइंटों ने किया, मैंने किया।
फिर लोगों ने कहा कि महेंद्र अभी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। मैंने बोला अब समय आया है कि अभी हमको कमोडिटी साइकिल में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। तो 2001 में मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी और मैंने वो साउथ अफ्रीका के SABC साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्ट पे मैंने वो रिलीज की जोहान्सबर्ग में, मेरी फर्स्ट बुक इन 2001 में। और उस समय मैंने लिखा कि अभी ये सोना चांदी का समय आ गया है। सोना उस समय $272 था और चांदी $4.30 थी और ऑयल $16 था, $16.5 अप्रॉक्सीमेटली। मैंने कहा कि ये साइकिल में, कमोडिटी साइकिल में भी नेचर में बिलो द ग्राउंड, जो बिलो ग्राउंड मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे की चीजें है, उसमें साइकिल बहुत बड़ी बुल चालू हो सकती है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए और मैं भी इसमें छोटा इन्वेस्टमेंट करूंगा एंड लेट्स सी कि कितना ऊपर जाता है। मैंने उस समय 2001 में, अगर आप मेरी इंटरव्यूज देखेंगे, मेरी वेबसाइट पे रीड करेंगे, तो उस समय $272 से मैंने गोल्ड का टारगेट दिया था $1800 और सिल्वर का $50। मैंने बोला ये 10-12 साल में ये टारगेट शायद मेरे अचीव हो जाएंगे। तो नेचर की दया रही कि वो टारगेट वाकई में अचीव हो गए। लेकिन इस बीच में मुझे 2007 में मुझे लग रहा था कि ये ग्लोबल इक्विटी मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में थोड़ा क्रैकडाउन होगा। तो लोगों को मैंने कहा कि भाई अभी आप स्टॉक मार्केट से निकल जाइए 2007 में, 2008 का समय बहुत खराब आ रहा है। और लोगों ने निकले और हम सब वाकिफ है दुनिया भर में कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस कितनी बड़ी हुई थी, वो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट किया था। तो इस प्रकार से ये जर्नी जो वॉल स्ट्रीट में चालू हुई, तो पहले तो लोगों ने काफ़ी अमेरिका में, जैसे मैं 2004 में अमेरिका मूव हो गया था, तो काफ़ी लोग वहाँ पे मुझे फाइनेंशियल मार्केट के, कमोडिटी मार्केट के काफ़ी बड़े लोग क्लोजली मेरे पर नज़र रखते थे कि ये जो लड़का कहता है, इंडियन लड़का, इसमें कुछ तो है इसके पास बात। तो उस वजह से मैं वहाँ पे मूव हो गया। मूव होने के बाद में कंप्लीटली पहले कई लोगों ने मतलब कि डिस्करेज किया कि ये एस्ट्रोलॉजी क्या सब्जेक्ट है जो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकती है, इसमें कुछ नहीं है, ये सब बोगस है। तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। ऐसा नहीं कि मेरे लिए इजी टास्क था वो लोगों को दिखाने के लिए, पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग मेरा वर्क फॉलो करते जाइए, ईयर्स एंड मंथ या सालों साल आप फॉलो करिए और देखिए कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एक्यूरेसी इसमें आती कि नहीं आती है। और लोगों ने पहले जोक बनाया, लेकिन फिर वो क्लोजली वॉच करने लगे, क्योंकि मैं जो हर बात कहने लगा था उसमें सत्य उनको दिखने लगा कि ये वाकई में ट्रेंड डेवलप हो रहे हैं। तो उसके बाद काफ़ी वॉल स्ट्रीट में मतलब लोगों ने बहुत पैसे बनाए, लोगों ने कमोडिटीज़ में पैसे बनाए, लोगों ने फिर 2009 में, आप मेरा एक इंटरव्यू भी मैंने CNBC अमेरिका को दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि 2009 6 मार्च को वर्ल्ड मार्केट बॉटम होंगे और उसके बाद बहुत बड़ी नॉन स्टॉप एक रैली चालू होगी ग्लोबल इक्विटी मार्केट में, और वो रैली 10, 15 साल, 18 साल भी चल सकती है। तो बहुत लोग पैसा कमाएंगे अगर आप ये इन्वेस्ट करोगे। तो वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई इक्विटी मार्केट की, और अभी भी ये बुल साइकिल में है मुझे लगता है मार्केट। जब लास्ट ईयर कोरोना आया था तो भी मैंने 22 मार्च को प्रिडिक्ट किया था, आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि 22 मार्च को मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे बॉटम हो रही है और यहाँ से बहुत बड़ा रैली कर देंगे, रिगार्डलेस कोरोना कितना भी स्ट्रांग रहे नहीं रहे, लेकिन ये मार्केट रैली करेंगे। तो यस, ये भी बुल मार्केट में है और हम लोग इसको देख रहे हैं। तो ये मेरी छोटी सी एक जर्नी रही है जो ग्लोबल मार्केट में, और मैं ज़्यादातर सब ट्राई करता हूँ कि सब मार्केट का ट्रेंड में प्रिडिक्ट करता हूँ। मैंने एक वेव ऑफ नेचर, एक साइकिल थ्योरी क्रिएट की है जो इस मार्केट के साइकिल को हमको प्लानिटरी के थ्रू हमको दिखा देता है कि किसमें लोगों का ध्यान, क्योंकि हर विचार उत्पन्न होता है लोगों के दिमाग से, लोगों के सोच से, और वो जानना है कि लोग क्या सोचने वाले हैं। सबसे बड़ा एक आदमी सोचने वाला है, फिर 10 आदमी बात करने वाले, फिर मिलियंस ऑफ लोग बात करने वाले। लाइक ए बिटकॉइन छोटा सा एक आदमी ने बनाया, फिर उसके लिए 10 लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया, धीरे करते करते मीडिया ने उसको पिकअप किया। आज बिटकॉइन हर एक आदमी के जहन में, गांव में भी लोगों को पता चल गया है बिटकॉइन क्या है। तो एक साइकिल उत्पन्न होती है, वो जो लोगों के विचारों से और दिमाग से एक साइकिल उत्पन्न होती है, और मैसेज
नेचर के थ्रू एक दूसरे के पास पहुंचते रहता है और वो सुपर साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली आपको प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस और प्लानेटरी जो 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 करंट साइकिल्स होती है उसके द्वारा आपको पता किया जा सकता है कि कौन से एरिया में ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी में रहेगा कि कमोडिटीज में रहेगा कि बैंकिंग में रहेगा। तो हर एक चीज़ों का मैंने एक अलग अलग एक थ्योरी बनाई है और ये मेरी छोटी सी एक जर्नी है। महेंद्र जी, आपने बोला है कि ये बुल साइकिल जो है वो जारी रह सकता है। अमेरिका में हमने देखा है कि इन्फ्लेशन को लेकर काफ़ी कंसर्न रहे हैं। अभी फेड भी लगातार मीटिंग्स कर रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई लेवल पे चला गया है। यदि हम कमोडिटी को देखें, प्राइसेस को देखें, उसको भी, या जो अमेरिका ने पैकेज जारी किया उसका जो प्रभाव आया, लोगों के पास में पैसा आया जेब में तो स्पेंडिंग बढ़ी, उससे भी इन्फ्लेशन जो है वो ट्रिगर हुआ है। तो इन्फ्लेशन को लेकर इकोनॉमिस्ट जो है वो बड़े कंसर्न जता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सितंबर के आसपास कहीं जाकर मार्केट में करेक्शन आ सकता है। आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजिकली, क्या डाउ या नैस्डैक में हम एक फॉल देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर में एस्ट्रोलॉजिकली? यस, देखो ये तो पार्ट ऑफ साइकिल होती है, कोई भी एक बड़ी साइकिल होती है तो उसमें करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ वन साइकिल। तो ये जो इन्फ्लेशंस की बात हो रही है, आप 2000 में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बात कहना चाहता हूँ कि 2014-15 में मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखे जिसमें हेज फंड की, मेरे काफ़ी हेज फंड बैंक्स मेरी काफ़ी क्लाइंट्स है, तो वो लेटर्स में लिखता हूँ एवरी वीक। तो उसमें मैंने लिखा कि आपको ये सबको एनालिस्ट, जितने भी दुनिया भर के एक्सपर्ट है, एनालिस्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उनको सबको ये जो वैल्यूशंस मेथड चेंज करना पड़ेगा। जो आप इक्विटी के वैल्यूशंस मेथड है, सेम पीई, सेम जो 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 वैल्यूशंस का मेथड पकड़ रहे हो उसको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट फॉलो द सेम मेथड, बिकॉज द ग्रोथ स्टोरी एंड द सर्टन कंपनियों के जो वैल्यूशंस रिगार्डलेस करंट बैलेंस शीट पे नहीं होगा। तो मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा इक्विटी मार्केट में बुल हो सकता है। ये अमेजॉन, एप्पल, गूगल, जितने भी बड़े बड़े जायंट स्टॉक्स है, इनकी वैल्यूशंस को आप वापस रीडिफाइन करो, क्योंकि यहाँ से मैं 5 टाइम ज़्यादा वैल्यूशंस में पकड़ना चाहता हूँ। तो सेम वे जैसे स्टॉक की वैल्यूशंस आज कहाँ पे जा रही है, फ्यूचरली बेसिकली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे, लेकिन आज अगर कोई अमेजॉन की कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता है रातों रात या 2-5 साल में, क्योंकि इतनी जायंट कंपनियां बन गई। तो उनके वैल्यूशंस को मैंने मेथड को उनको चैलेंज किया और मैंने बोला कि आप जो बोल रहे हो कि ये S&P 2800 पे रुक जाएगा या 2500 पे रुक जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यूशंस, पी रेशियो और इंडस्ट्री का पी रेशियो काफी हद तक बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। S&P 4200 तक भी जाएगा, 5000 भी जाएगा और 7500 भी जाएगा। सो वो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग था और काफी लोगों ने उसके ऊपर रीथिंकिंग की कि यस महेंद्र, जो ओल्ड वैल्यूशन जो हम लोग लेते आ रहे हो कंपनियों के, उसको डेफिनेटली नाउ इज टाइम हैज कम, बिकॉज इतनी मनी प्रिंट हो गई है, इतना एक्सेस पैसा है, तो डेफिनेटली वैल्यूशंस गेम विल चेंज। बट देन मैंने अब मुझे रिसेंटली ये लगता है कि कमोडिटी साइकिल्स जो मैं बुल मार्केट बोल रहा हूं 2021 से, जो मुझे लग रहा है कि जो साइकिल्स में करेक्टली प्रिडिक्ट कर सका ये गोल्ड और ऑयल और सब चीजों की, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिमांडिंग साइकिल में जा रही, बहुत बड़े वेव में जा रही है, जिससे कि मुझे लगता है कि गोल्ड, सिल्वर काफी एग्रेसिवली मूव कर सकते हैं। काफी कमोडिटीज लेटली, काफी एग्री कमोडिटीज, सोयाबीन, व्हीट, कॉर्न, एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग हायर। कॉफी भी काफी ऊपर जा रही है, गोल्ड सिल्वर तो डेफिनेटली गए हैं, आयरन और एंड अदर बेस मेटल ऑल्सो दे मूविंग हायर, एंड पीपल थिंक दैट महेंद्र ये अभी हायर प्राइस हो गई है या और भी हायर प्राइस आएगी। मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मुझे लगता है कि सिल्वर बाई कर सकते हैं। मुझे इंडियन रुपीस टर्म में सिल्वर 1 लाख के ऊपर भी चली जाए 3-4 महीने में या 3 महीने में, तो मैं कोई सरप्राइज की बात नहीं समझ सकता हूँ। गोल्ड भी काफी ऊपर जा सकता है और सिल्वर की साइकिल काफी वॉलेटाइल है। हर एक प्लैनेट एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। सिल्वर रिप्रेजेंट मून से होती है, तो काफी वॉलिटिलिटी रह सकती है इसमें। तो इसमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड डिसीजंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो बहुत केयरफुली इसको डिसाइड करना चाहिए कि आपको फिजिकल करना चाहिए। स्पेकुलेशन ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज कमोडिटीज आर जीरो सम गेम। तो स्पेकुलेटिव अगर करते हो तो बहुत ध्यान से करना चाहिए, या इतना पैसा अगर लूज कर सकते हो तो ही स्पेकुलेशंस करना चाहिए, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, कम रिकमेंड करता हूँ लोगों को। या अपनी वेल्थ का एक सर्टेन पार्ट है कि भाई 5% आप अपनी वेल्थ का स्पेकुलेटिव चीजों में यूज कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। सो लोग कभी कभी बिना समझ के बहुत बड़ा ट्रेडिंग डिसीजंस ले लेते हैं और उसमें लॉसेस आ जाते हैं। इसलिए कमोडिटी पे ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। मेरा डेफिनेटली व्यू काफी बुलिश है कमोडिटीज को लेकर, क्योंकि मैं आगे जाके वेदर रिलेटेड भी इश्यू काफी देख रहा हूं 2022 में, जिसमें मतलब कि एग्री कमोडिटीज में बहुत बड़ी डिमांड बढ़ सकती है। सोयाबीन, व्हीट, कॉर्न, इसकी प्राइजेस काफी हिस्टोरिक हाई पे जा सकती है। कॉफी प्राइजेस, मैं ब्राजील में नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम देख रहा हूं, तो कॉफी प्राइजेस भी बहुत बड़ी यहां से भी डबल हो सकती है सरप्राइजिंगली। सो हिस्टोरिकल ट्रेंड कमोडिटीज के दिख रहे हैं। चांदी अगर वापस $50 की ओर चले जावे तो मैं कोई सरप्राइज नहीं करूंगा, या उसके ऊपर भी चली जावे तो मेरे हिसाब से कोई मुझे सरप्राइज नहीं होगा। ये मैंने मेरी एक साल की बुक में भी लिखा है। मैंने अभी तक 15 बुक पब्लिश की है। एंड तो आप ये बात कर रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में जैसे ये कि मार्केट थोड़ा करेक्ट हो सकता है। यस, दैट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। मुझे सितंबर अक्टूबर से ज्यादा थोड़ा मुझे एंड ऑफ जून जुलाई 2 वीक थोड़े से अनसर्टन दिख रहे हैं। डेफिनेटली वो थोड़े अनसर्टन है और उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शंस मैं एक्सपेक्ट करता हूं। बहुत बड़ा करेक्शंस मैं सितंबर या अक्टूबर में एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। अगर जो करेक्शंस अगर अब आ जाता है एंड ऑफ जून के एंड में या जुलाई में, तो जुलाई 20 तक, तो अगर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मैं काफी इंक्रीज होते हुए देख रहा हूं, स्पेशली ग्लोबल इक्विटी मार्केट में। ओके, एक चीज़ आपने बताई है कि ये जो मार्केट है वो स्टार से ड्रिवन होती है, और जो व्यक्ति निवेश कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं, जो व्यक्ति निवेश कर रहा है डिपेंड करता है कि उसके स्टार्स कैसे हैं कुंडली में। क्योंकि कई लोग काफ़ी पैसा निवेश कर देते हैं, उनकी कुंडली उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती होती। तो कुंडली में ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए खास, या ऐसे कौन से योग होने चाहिए खास, यदि आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि वो पैसा निवेश ही ना करे, क्योंकि ये मार्केट हर एक के लिए नहीं है। आपकी थ्योरी इन जनरल ठीक हो सकती है, और उसके लिए पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो लॉन्ग टर्म बेस्ड है। लोग यहाँ पर पेशेंस नहीं रख पाते, एक महीने में पैसा बाहर निकालते हैं, एक महीने में अंदर डालते हैं, तो वो पैसा जो है वो मार्केट ले जाता है। तो ऐसे कौन से योग होने चाहिए कुंडली में व्यक्ति की कि वो निवेश करे तो उसको उसके ऊपर बेनिफिट आए? यस, आई थिंक ये बहुत ट्रिकी सवाल है। आई थिंक हर एक इंसान, जैसे मेरे नाना जी कहा करते थे कि इस दुनिया में 5 से 6 बिलियन लोग हैं या 7 बिलियन लोग हैं। सब इंडिविजुअल, सब अलग अलग है। यू नो, हर एक इंसान यूनिक नेचर का क्रिएशन से, कि हर एक इंसान एक डिफरेंट है, हर एक का लुक और हर एक के विचार अलग अलग है। तो एक यूनिक क्रिएशन से नेचर का कि वी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यस, अभी सबके तकदीर भी अलग अलग है, लेकिन हर एक इंसान के जीवन में, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने मेरी थ्योरी में, मैं काफी अपने जीवन का समय ये थ्योरी के ऊपर मैं स्पेंड करता हूँ। मेरे जीवन का समय आप मुझे देखेंगे अमेरिका में आके, तो मैं लाइफ में एकदम आइसोलेटेड, मतलब एकांत में रहता हूँ। मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ जीवन में। मतलब कि मेरा जीवन 4:30 बजे सुबह चालू हो जाता है, और उसके बाद मैं स्टडी और ध्यान में काफी समय मैं देता हूँ। तो इस जीवन में जो फाइनेंशियल मार्केट को, अगर आप एक आम इंसान के जीवन में अगर कुंडली देखें, तो हर एक इंसान में नेचर ने हर एक इंसान को यूनिक बनाया है, लेकिन उनके सबके अलग अलग चीजों में यूनिक बनाया है। एक ही चीज में उसको यूनिक नहीं बनाया। लेकिन जैसे कि एक रूम में 100 दरवाजे हैं, आपको एक चाबी दी गई है कि वो एक चाबी है जो एक ही दरवाजे में फिट होगी, तो वो दरवाजा अगर जो इंसान को मिल जाता है, वो रूम मिल जाती है 100 रूम में से, तो वहां पे वो सक्सेस कर देता है, क्योंकि उसके लिए वो लिखा गया है। तो कई इंसान देखते हैं कि यंग एज में सक्सेस होते हैं, कई बहुत यंग एज में स्ट्रगल करने के बाद में अचानक उनको एक चीज मिलती है, एक धंधा मिलता है, उसमें सक्सेस हो जाते हैं।
अचानक फाइनेंशियल मार्केट में इंसान सक्सेस होता है, फिर अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो ये सब इंसान के जीवन में साइकिल होती है। फाइनेंशियल मार्केट में अगर किसी इंसान को, जिनको बेसिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, अगर वो जुपिटर को देखे, जो जुपिटर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मार्केट के लिए, एक आम आदमी के लिए। सेकंड, करंट साइकिल को देखना चाहिए कि करंट साइकिल में कोई भी 12th हाउस से प्लैनेट नहीं मूव होता है। अगर 12th हाउस में अगर करंटली कोई भी प्लैनेट मूव होता है तो इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशंस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ह्यूज लॉसेस आ सकते हैं। अगर हॉरोस्कोप में अगर 12th हाउस अगर किसी का भी बिगड़ा हुआ है तो डेफिनेटली मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूं कि वो खुद इन्वेस्ट या निवेश करे ये मार्केटों में। डेफिनेटली अपनी पत्नी या अपने बच्चों के लिए या उनके नाम से करे, अगर उनको एक्सेस पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है क्वालिटी कंपनियों में तो डेफिनेटली वो करे। तो ये जीवन में 12th हाउस को ज़्यादा फोकस रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट एरिया में, कि 12th हाउस अगर खराब है तो उस समय आप विड्रॉ कर दो इन्वेस्टमेंट। आ रहा है अगर कोई भी नेगेटिव प्लैनेट अगर 12th हाउस में आ रही है तो उस समय तो मैं बिल्कुल भी स्पेकुलेशंस अलाउड नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अदरवाइज लोग अपनी वेल्थ, जिंदगी भर की कमाई लूज कर जाते हैं अगर 12th हाउस नेगेटिव बनता है। अगर गोचर में, जिसको हिंदी में वर्ड है गोचर, गोचर में अगर 12th हाउस वीक बनता है तो वो वाकई में बहुत डेंजर साबित होता है किसी भी निवेशक के लिए, अगर वो स्पेकुलेशंस करता है तो। इक्विटी मार्केट को लेकर, इंडियन इक्विटी मार्केट को लेकर खासतौर पर यदि हम सेंसेक्स या निफ्टी की बात करें तो हमने काफ़ी डाउनफॉल देखा पिछले साल, जब निफ्टी ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास सेंसेक्स आ गया था और निफ्टी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो उसके बाद यहाँ से वी शेप रिकवरी देखने को मिली है और फिर सेंसेक्स 50,000 की तरफ जो है वो बढ़ा है और 50,000 उसने 2 बार अचीव किया है। रादर एक बार 52,500 लगाकर फिर दोबारा 50,000 का आंकड़ा उसने 2-3 बार क्रॉस किया। अभी 50,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स। तो आगे आपको इंडियन इक्विटी मार्केट कैसी लगती है? 7,800, क्योंकि मैं एक इंडियन लेटर भी लिखता हूं, क्योंकि इंडिया से काफ़ी लोगों की डिमांड आई थी कि महेंद्र आपके इंटरनेशनल लेटर इतने पॉपुलर है, क्यों नहीं आप इंडिया में लेटर लिखते हो जिससे इंडियन लोगों को भी आपकी सर्विस का फ़ायदा हो सके। तो मैं इंडियन लेटर भी लिखता हूं। तो 7,880 पे मैंने लोगों को इंडियन लेटर में, जो मेरा डेली लेटर है, उसमें मैंने कहा था कि ये मार्केट 7,880 से बॉटम आउट होके ये 15,775 तक कंटिन्यूस रैली कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि ये बात है लास्ट ईयर मार्च अप्रैल की, एंड ऑफ मार्च। मैंने कहा था कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट और निवेश कर सकते हैं जीवन में, या आपके इन्वेस्टमेंट है और लॉसेस में तो आप होल्ड कर सकते हैं, ये प्राइजेस आपके अचीव हो जाएंगे। अब जाके जो लग रहा है कि मार्केट एक यहाँ से भी बहुत बड़ी रैली दे सकता है। मैं शॉर्ट टर्म का थोड़ा सा डेफिनेटली कॉशियस रहने डेफिनेटली कहूँगा इन्वेस्टर्स को कि बाय एंड ऑफ द जून थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ले मार्केट से, और जुलाई तक थोड़ा साइडवेज रहे मार्केट से, और आप एंड ऑफ जुलाई अर्ली पार्ट ऑफ अगस्त से री इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। मेरा जो टारगेट है वो डेफिनेटली 18,250 का मेरा टारगेट है ये साल के आखिर तक का। तो वो काफ़ी चांसेस है कि वहाँ तक 17,775 टू 18,250 तक निफ्टी आ सकती है। तो ये बुल साइकिल इंडियन मार्केट में कंटिन्यूस रह सकता है। नीचे में ज़्यादा मैं 1,500 पॉइंट से ज़्यादा मैं 1,500 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ से मैं कोई मंदी मैं देख नहीं रहा हूँ। 13,378 के नीचे मैं निफ्टी को बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। तो ये है। अभी आप अगर निवेश करना चाहेंगे तो मेरा फेवरेट एरिया है, जो मैंने 2004 में कहा था कि मैं देख रहा हूँ जीवन में, मैंने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मैं जीवन में देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक कारों का बहुत बड़ा एक टाइम साइकिल आने वाला है, और 100 साल का 100 साल की सेंचुरी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल ऑटो इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने वाला है। जो ये जो गाड़ियां है वो इलेक्ट्रिक कार बन जाएगी, सब इलेक्ट्रिक पे चार्जेबल कारें बन जाएगी। तो लोग काफ़ी स्केप्टिक थे, वो नहीं सोच सकते थे इतना हो जाएगा महेंद्र, बट अभी ऐसा लग रहा है। जो मैंने कहा था कि ऐसा मुझे लग रहा है कि 15 साल 20 साल में ये बहुत बड़ा ट्रेंड आ रहा है। तो इंडिया में भी वो आने वाले हैं। आपकी सब बाइकें, आपके सब छोटी छोटी गाड़ियाँ सब इलेक्ट्रिक चार्जिंग पे आएगी। तो एक ईवी का एरिया है, बैटरी सेक्टर है,
उसमें डेफिनेटली निवेश करने से लॉन्गर टर्म में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मैंने काफ़ी लास्ट ईयर बैटरी के स्टॉक्स मैंने इंडिया में रिकमेंड किए थे। सेकंड मेरा जो बेस्ट एरिया जो मुझे लग रहा है एफएमसीजी, मैं 8 साल से कंटिन्यूस इंडिया में लोगों को इन्वेस्ट कराता हूँ। ब्रिटानिया है, एफएमसीजी के जितने भी जुबलियन फूड है, हिंदुस्तान लीवर है, तो ये काफ़ी मैंने लोगों को फोकस करने कहा है कि ये स्टॉक्स आप क्वालिटी स्टॉक्स लीजिए। हिंदुस्तान फूड भी है उसमें। सो इस प्रकार के जो एरियाज है, अभी नेक्स्ट जो 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 इन्वेस्टमेंट का जो एरिया आने वाला है, हालांकि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स, प्राइवेट फाइनेंशियल स्टॉक्स स्टिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छा करेंगे। मेरा नेक्स्ट एरिया जो है 5G, जो 5G रिलेटेड कंपनियां हैं जो उनकी टेक्नोलॉजी कर रही है, और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स है, तो 5G के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। इंडिया में बहुत पैसा बन सकता है नेक्स्ट 5 इयर्स में। और टेक्नोलॉजी कंपनियां तो इंडिया की एवरग्रीन है, फार्मास्यूटिकल एवरग्रीन है, तो मैं तो एक ही रिकमेंड करता हूं कि क्वालिटी स्टॉक्स ये सब एरिया से आप ये सब एरिया में इन्वेस्ट करिए। बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। जी, मैं एक बार फिर उसी कोड पे आऊँगा, यू कैन बी ए मिलेनियर बट टू बी बिलियनियर यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर। आपने कंपनीज का बोला, कंपनीज में निवेश करते वक्त क्या प्रमोटर की कुंडली भी देखी जाती है? हमने देखा कि सत्यम डूबा इंडिया में, HDIL डूबा इंडिया में, JP इंफ्रा डूबा इंडिया में। इनके जो प्रमोटर्स थे वो लिटिगेशन में गए, फिर कंपनियां इंसॉल्वेंसी में चली गई, लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया। हमने देखा कि हज़ार रुपये वाले शेयर 2-2 रुपये पे मिल रहे हैं इंडिया में। आज भी JP इंफ्रा का शेयर 2 रुपये में मिलता है, HDIL का शेयर आज भी 5 रुपये में है। तो क्या जब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर एक चीज़ को एनालाइज करता है, एक सेक्टर को आपने स्पेसिफिकली बोल दिया कि एक सेक्टर को एनालाइज कर लिया, आप हमने बैटरी शेयर रिकमेंड कर दिए, क्या कंपनी के प्रमोटर की कुंडली भी उसमें रोल प्ले करती है? यस, डेफिनेटली रोल प्ले करती है। एक साइकिल होती है, जो साइकिल में अगर आपको लग रहा है कि सेक्टर की साइकिल अगर अच्छी चल रही है, तो अगर वो कंपनी के अगर जो नेगेटिव, अगर जो कंपनी आउट परफॉर्म नहीं कर रही है, सेक्टर के साथ नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली वो कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जाके पूछना चाहिए कि भैया ये कंपनी इनकॉर्पोरेट इस डेट को हुई थी। वो पब्लिक डोमेन पे सब डिटेल होती है कि ये इनकॉर्पोरेट इस डेट पे हुई थी और ये इसमें मैंने बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है। इसका चार्ट जरा निकाल के देखिए कि ये कंपनी वाकई में अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, कि ये इसमें से निकल जाना चाहिए। और एक अच्छा जो ज्ञानी इंसान है, जो सूझबूझ से अगर जो डिसीजंस अगर देगा एस्ट्रोलॉजर, तो अच्छा ही देगा। प्रॉब्लम क्या हो गया है नरेश जी, कि इतना लोग आज के जीवन में बिजी हो गए हैं, इतना बिजी हो गए कि उनको इतना वो ध्यान से स्टडी करके नहीं देखते हैं, और इसीलिए थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का नाम भी इतना रिस्पेक्टफुल नहीं है। मैं आपको सत्य कहता हूं कि मैं खुद एक वो एरिया से जुड़ा हुआ इंसान हूं, और क्योंकि पर्सनल गेन का बहुत बड़ा इसमें इम्पोर्टेंस आ जाता है, तो वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं ये सब चीज़ों पे, और फटाफट कह देते हैं कि ये ऐसा करो वैसा करो। इसलिए मैंने पर्सनल तो देखना मैंने 20 साल पहले ही बंद कर दिया था। मैं पर्सनल हॉरोस्कोप कभी नहीं देखता हूँ अभी, बहुत रेयरली, मतलब कोई क्रिटिकल सिचुएशंस है तो मैं देख लेता हूँ। तो क्या होता है कि या तो मुझे उतना टाइम उसके ऊपर डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो मैं ऐसे ही कुछ कह दूंगा। तो नेचर क्या है कि कुदरत इंसान को वॉच करती है। मैं आपको एक चीज कह देता हूँ जीवन में, क्योंकि मैं काफी मेडिटेट करता हूँ। जीवन में कुदरत ने हमको मन, बुद्धि और आत्मा दी है, और ये मन, बुद्धि और आत्मा है, ये आपको कुदरत ने कहा है कि इंसान अभी तुम खुद अपना डिसीजंस लो। मेरे ऊपर घड़ी घड़ी मेरे पास आके मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। और ये मन, बुद्धि और आत्मा जो है, मन काफी चंचल, जिसमें इमोशंस है, बुद्धि जो प्रैक्टिकल है, जो नॉलेजेबल है, जो नॉलेज क्रिएट करती है और कहाँ तक भी आपको ले जा सकती है, और आत्मा है वो इंसान को सत्य और असत्य का ज्ञान देती है, क्योंकि वो उसमें
सेल्फ डिसीजंस आपको लेने के लिए कहती है और आपको खुद को सवाल भी करती है। कोई आदमी गलत करता है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी आत्मा मर गई है। मतलब बेसिकली ही नेवर थॉट अबाउट इट कि ये दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। सो सो डेफिनेटली ये हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, सॉरी मैं रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा था, लेकिन ये है कि डेफिनेटली अगर बड़ा इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली एक उस कंपनी की कुंडली को डेफिनेटली देखना चाहिए। सेक्टर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, फिर कंपनी इंपॉर्टेंट है। और कंपनी अगर परफॉर्म नहीं कर रही है, सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसके उसके प्रमोटर्स का भी चार्ट देखना चाहिए कि भाई ये ठीक है कि नहीं है। एंड उसमें एक आम सा अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको आधे घंटे 1 घंटे में स्टडी करके सवाल का जवाब दे देगा भाई कि दिस कंपनी अभी इसके इतने ऑर्डर्स नहीं मिलने वाले, या ये कंपनी राइट ट्रैक में नहीं जा रही है, या इसके प्रमोटर की नीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो वो एक आम आपको इंसान एस्ट्रोलॉजर आपको जवाब दे देगा। कि प्रमोटर का सवाल, हमने कमोडिटी मार्केट में देखा है कि एक बुल रन देखने को मिला है पिछले दिनों में, खासतौर पर स्टील को लेकर। स्टील में काफ़ी बुल रन देखने को मिला है। इंडिया में स्टील के जितने भी शेयर थे, चाहे सेल ले लीजिए, JSW स्टील ले लीजिए, टाटा स्टील ले लीजिए, ऑलमोस्ट सबके वैल्यूएशन हमने देखा है कि पिछले 4-5 महीने में डबल हो गई। फिर एक जगह पर आकर थोड़ा सा ब्रेक लगा, चाइना ने थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने की कोशिश की कमोडिटी मार्केट को। उन्होंने अपने जो उनका कमोडिटी एक्सचेंज है वहाँ पर आयरन ओर को लेकर कुछ छापेमारी वगैरह भी की। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं चाइना में इसको लेकर, क्योंकि डिमांड सप्लाई का इशू है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हुआ है, जहाँ से आयरन ओर आता है, तो वहाँ पर दिक्कत हुई है। कॉपर का जो रैली है वो लगातार जारी है, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं। गोल्ड में हमने देखा कि पहले काफ़ी राइज आया जब इक्विटी मार्केट क्रैश हुई, फिर इसने डिप देखा नीचे $1680 के आसपास का, फिर दोबारा $1900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कमोडिटी में आपको अभी फ्यूचर कैसा लगता है कि क्या ये सुपर साइकिल की शुरुआत है कमोडिटी में? क्या ये बुल रन आगे भी जारी रहेगा? क्या कहीं पर ब्रेक लगता नजर आता है आपको? यदि आपको लगता है कि हाँ ये बुल रन जारी रहेगा, तो वो कौन सी स्पेसिफिक कमोडिटी है जहां पर ये बुल रन बहुत ज़्यादा जारी रह सकता है? यस, स्टील का काफ़ी इंटरेस्टिंग साइकिल चालू हुआ है लास्ट ईयर से, बिकॉज ऑफ द सैटर्न मूविंग। सनी जो है वो कैप्रिकॉर्न के हाउस से मूव कर रहे थे और जुपिटर उनके साथ में थे, और जुपिटर अभी भी सनी के दूसरे घर में है, वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि में। तो ये माइनिंग का जो एक सिलसिला जो आयरन ओर का चालू हुआ, तो आयरन ओर नॉन स्टॉप रैली कर गया, नॉन स्टॉप डबल से ज़्यादा रैली कर गया, 3 गुना इनफैक्ट। तो ये $236 तक भी जाके आया है, अभी अराउंड $210 के आसपास है, नॉन स्टॉप रैली कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के उनके, आपकी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस और ऑस्ट्रेलिया से उनके रिलेशंस अभी इतने अच्छे नहीं है द बिजनेस टर्म्स में, जिन्होंने आयरन ओर से लेकर वाइन तक भी ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने काफ़ी इन्वेंट्री बढ़ गई है। और अब ब्राज़ील में भी थोड़े डैम और अदर रिलेटेड इश्यू चल रहे हैं। तो आयरन ओर में एक बहुत बड़ी जो रैली देखने मिली है, ये रैली डेफिनेटली इंटैक्ट तो करेगी, मतलब इसमें। लेकिन इसमें क्या होगा, अब क्या होगा आयरन ओर में, क्योंकि मैं उसके ऊपर भी लिखता हूँ। तो अब आयरन ओर में क्या हुआ कि अभी बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी देखने मिलेगी, ये शार्प राइज शार्प फॉल, शार्प राइज शार्प फॉल। तो इसमें शॉर्ट टर्म के ट्रेडर काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं जो आयरन ओर में काम करते हैं। तो एकदम शार्प राइज आवे, मैं इसका वापस 224 के आसपास, 228 के आसपास जावे भाव, तो आप उसमें लिक्विडेट कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट टर्म एक इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल मेरे सपोर्ट लेवल होते हैं, जो 168 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्ट्रो सपोर्ट लेवल है। अगर ये 168 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो फिर वीकनेस आती है, अदरवाइज ये 168 और 228 के बीच में काफ़ी होवरिंग अप एंड डाउन करता रहेगा। यस, आपने अभी पूछा है कि कौन सी बेस्ट कमोडिटीज़ रहने वाली है जो एक साल के टाइम भीतर में, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि सिल्वर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे सकता है, वो गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर सकता है इन कमिंग टाइम। गोल्ड एक अच्छी रैली की ओर जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सिल्वर आउट परफॉर्म इसलिए करेगा
कि इवन इवन थोड़ा मैं डॉलर में भी रीबाउंड देख रहा हूं, लेकिन डॉलर इतना सिल्वर को इम्पैक्ट नहीं कर सकेगा। दो गोल्ड में भी इनिशियली थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा गोल्ड को थोड़ा सा डॉलर का फियर रहेगा। जैसे लास्ट वीक ही हमने देखा, थर्सडे को जैसे ही एडीपी डाटा डेटा आए तो गोल्ड इमीडिएटली नीचे आ गया 40-45 डॉलर, लेकिन फ्राइडे को वापस जॉब रिपोर्ट के बाद में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो गया। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में अगर किसी को थोड़ा इन्वेस्ट करना है तो फिजिकल सिल्वर लोग बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। ब्यूटीफुल मैं रैली देख रहा हूँ सिल्वर में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सेकेंड, एग्रीकल्चर कमोडिटी में मैं कॉफी में काफी बुल रन देख रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर कॉर्न प्राइसेस भी, मकई की प्राइसेस भी काफी ऊपर जा सकती है। तो ये ओवरऑल कमोडिटीज में बहुत बड़ी बेयर साइकिल मैं नहीं देख रहा हूँ, मतलब ओवरऑल आप कहेंगे तो। नीचे आया है पिछले दिनों में, पिछले कुछ महीनों में रादर काफ़ी नीचे आ गया है। बाकी जो ग्लोबल करेंसीज हैं, यूरोप है या इंडिया है, उसके मुकाबले इंडिया में भी रुपी जो है वो बिल्कुल स्थिर है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। बाकी अदर करेंसीज के मुकाबले भी डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा उसके वैल्यूएशन हाई नहीं है। तो डॉलर आपको कहाँ जाता लग रहा है? आपने अभी बोला कि डॉलर शायद यहाँ से इम्प्रूव करेगा, क्योंकि यदि डॉलर इम्प्रूव करता है तो बहुत सारी चीज़ें उससे इम्पैक्ट होती हैं। यस, डॉलर इंडेक्स जैसे मैं काफी टाइम से कह रहा हूं ये साल में कि 89.39 लेवल जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्ट्रो सपोर्ट लेवल है, और मैं नहीं देख रहा हूं कि इसके नीचे डॉलर ज्यादा रहेगा। तो वेरी क्लोज है यहां से। और दूसरा, मैं सामने फ्रंट लाइन करेंसीज है जिसमें कि यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, so they are also very close to my higher side level. So I think आप अगर डॉलर या करेंसी अगर ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल करेंसीज अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 89.39 एंड 93.55 दीज आर द लेवल। इसमें डॉलर हैंग अराउंड होगा। बहुत बड़ी नाइदर मैं बेयर मार्केट देख रहा हूं डॉलर में, नाइदर में एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट देख रहा हूं। तो दोनों साइड पे नहीं है। 2021 में मैंने ये लेवल सेम बोले हैं, मेरी बुक में भी यही है कि 89.39 का लेवल है, वो डॉलर होल्ड कर सकता है और होल्ड करेगा। और ऊपर में 93.55, 94.75 डॉलर इंडेक्स के लेवल है। डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में ये साल में साउथ अफ्रीकन रैंड और मैक्सिकन पैसो ने एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म किया है। इंडियन रूपी थोड़ी स्लो, हमेशा इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के सामने इंडियन रूपी हमेशा थोड़ी स्लो चलती है, वो बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देती है। लेकिन उसका एक लेवल है 72.28, वो लेवल पे डॉलर थोड़ा सा बाई होता है। और ऊपर में मुझे नहीं लगता है कि 75.25, 75.38 के ऊपर रुपी या डॉलर जाएगा, डॉलर रुपी के सामने। सो ओवरऑल बहुत बड़ा कोई मेजर मूवमेंट करेंसी मार्केट में नहीं है, तो उसको ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्टर है तो उनको ज़्यादा कोई बहुत बड़ी वरी की बात नहीं है कि यहाँ से डॉलर अगर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है कि, या क्योंकि अलग अलग बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट करे उनके लिए वो चाहते कि रुपी वीक रहे, जो इंपोर्ट करे वो चाहते कि डॉलर स्ट्रांग रहे। सो बहुत बड़ा मूवमेंट मैं नहीं देख रहा हूं। लोग बहुत देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं महेंद्र डॉलर कोलैप्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, डॉलर तो बहुत वर्स्ट क्राइसिस में आने वाले हैं। हाल फिलहाल मैं ये नहीं देख रहा हूं, 2021 में तो एटलीस्ट नहीं। बिल्कुल। एक क्रिप्टो पे आऊँगा मैं। क्रिप्टो पे एक सवाल जरूर लेना चाहूँगा। आपने अभी चर्चा भी की थी बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन ने काफ़ी शार्प राइज दिखाया, अप्रैल के आसपास हमने इसका हाई देखा। फिर एलन मस्क की एंट्री होती है जनवरी में, वहाँ से वो चलना शुरू होता है और अप्रैल में अपना हाई लगाता है। दोबारा एलन मस्क एक ट्वीट करते हैं और बिटकॉइन 15% नीचे। एलन मस्क दूसरा ट्वीट करते हैं, बिटकॉइन 15% ऊपर। मीन ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क ही बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को चला रहे हैं। तो मस्क के चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बात करेंगे। इसका फ्यूचर आपको कैसा लगता है? क्योंकि ये बहुत हाई वॉलेटाइल मार्केट है और लोगों का बहुत सारा पैसा जो है वो इसमें ऑलमोस्ट फंसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत हाई लेवल के ऊपर बाय कर लिया था। 64,000 के आसपास के ऊपर बिटकॉइन आज 37,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने नीचे 30,000 का लेवल दिखा दिया था एक दिन, तो काफ़ी वॉलेटाइल है। इसमें आपको क्या लगता है, क्या
हाई रिस्क वालों को ही एंट्री लेनी चाहिए या एक नॉर्मल निवेशक यहाँ पर जा सकता है? नॉर्मल इन्वेस्टर्स को हाल फिलहाल में जाने नहीं कहता हूं जब तक बिटकॉइन 21,000 के आसपास नहीं आवे। जो मैं देख रहा हूं, मैंने 57,775 और 62,800 मैंने हाई प्रिडिक्ट किया था कि इसका बिटकॉइन का ये हाई रहेगा और यहाँ से ये कॉन्स्टेंटली वीकनेस एडॉप्ट करेगा। अभी लास्ट मैंने 30,000 का भी प्राइस प्रिडिक्ट किया था। फिर मैंने कहा था कि 30,000 और 39,000 की एक रेंज बनेगी थोड़े टाइम के लिए। तो ये अगर कोई रियली इन्वेस्टर्स है तो उनको ये 39,900 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए और नीचे में इनको डेफिनेटली 30,000 शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा देखने के लिए। और 21,000 एक ऐसा लेवल है जो मेरे हिसाब से जहाँ पे बिटकॉइन स्टेबिलिटी दिखाएगा, जहाँ पे और भी क्रिप्टो करेंसीज आएगी। पर आप मुझे अगर जिनको जो ट्रेडिंग करने की आदत है या स्पेकुलेशंस करते हैं उनकी डिफरेंट बात है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स मैं हाल फिलहाल लोगों को मैं मेरे लेटर में अभी मैं सलाह नहीं देता हूँ। बीच में मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो इसके बारे में मैं बुलिश ट्रेंड लिखता था कि 57,000 टू 62,800 तक जा सकता है, तो वो गया था। उसके बाद पे मैंने लोगों को 100% निकलवा दिया है और मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ अब कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करें। 21,000 आवे तो डेफिनेटली वहाँ पे इसमें वापस फोकस चालू कर देना चाहिए। लेकिन इसका भविष्य में 2000 में मैं लास्ट ईयर की बुक में और ये साल की बुक में भी यही लिखा है कि 2027 के बाद 2027 जून के बाद में क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करेगी। और मैंने जब जो मुझे लगता है कि उस समय काफ़ी गोल्ड बैकिंग क्रिप्टो करेंसीज आ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और 2027 के बाद में क्रिप्टोज में काफ़ी बड़ा काम होने लगेगा। आपने बोला कि 2027 के बाद होने लगेगा क्रिप्टो में काम। आपने ये भी बोला कि गोल्ड बेस्ड क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी। हमने देखा है कि हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने इसको लेकर चेतावनी जारी की। फेड ऑलरेडी लिख चुका है इसके बारे में। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि क्रिप्टो का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका पैसा गलत जगह पर यूज़ होता है, टेरर एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है। बहुत सारे फाइनेंशियल जानकार मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा। तो जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी है उसका फ्यूचर आपको कैसा लग रहा है कि क्या ये रहेगा? क्योंकि बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो अपनी करेंसी डिजिटल करेंसी निकाल रहे हैं, तो क्या ये क्रिप्टो को रिप्लेस कर जाएगी? यस, देयर विल बी ए चैलेंजेस। मुझे लग रहा है कि क्रिप्टो ये दुनिया से मुझे नहीं लगता है कि निकलने वाली, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में आ गई है। डेफिनेटली इसमें अभी तक कोई बड़े रेगुलेशंस नहीं बने हैं। कोई भी कंट्री इसके ऊपर रेगुलेशंस बनाने के लिए अभी हाल फिलहाल रेडी नहीं है। और इसीलिए मैं ये काफ़ी लोगों को यही कहते जा रहा हूँ कि 2027 तक आप वेट करिए। क्रिप्टो ये 2027 के बाद में अभी भी मुझे लगता है कि बिटकॉइन डिसअपियर नहीं होने वाला है, बिटकॉइन रहने वाला है। और इसमें काफ़ी रेगुलेशंस और इसमें काफ़ी जो टेक्निकल जो बातें हैं, जो लोगों को अभी तक 98% लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये क्रिप्टो है क्या, कैसे माइन हो रहा है, और कौन इसको ले रहा है, कौन इसको बना रहा है, कौन बेच रहा है, इसको अगर कुछ हो गया तो कहाँ पे इसको फोन करना है किसी को, अगर आपके वॉलेट में से चोरी हो गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग हालांकि इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसका फाउंडेशन जाने बिना सब ये हो रहा है, क्योंकि स्पेकुलेशन एक चीज ही ऐसी है। टुलिप मीनिया था वर्ल्ड में, तो इस प्रकार के मीनिया तो आते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि क्रिप्टो यहां से जा रहा है। नहीं जाएगा, क्रिप्टो नहीं जाएगा। क्रिप्टो ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, बट 2027 तक मैं बहुत बड़ा ग्रेट फ्यूचर भी नहीं देख रहा हूं। तो मैं मेरे इन्वेस्टर्स को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। मैंने क्रिप्टो में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था, लेकिन मैंने बेच दिया। मैंने थोड़ा बीच में सेल भी, शॉर्ट भी किया था, मैं निकल गया। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं रिकमेंड करूं किसी को, और न मैं अपना पैसा भी इसमें डालूं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यस, 2027 के बाद वहां पे आपको सिचुएशंस काफी कंफर्टेबल देखने मिलेगी और डेफिनेटली वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अब थोड़ा
केयरफुल रहिए, 21,000 पे आने दीजिए, आपको कैसे लग रहा है, लोगों को अपनी सोच क्या कह रही है, वो हिसाब से इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल 2027, 28, 29 में शनि भी मेष राशि में रहेंगे तो बिजली मार्केट में थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है। डेफिनेटली, एक क्योंकि वो इलॉन मस्क का, जैसे आपने बात की, तो इलॉन मस्क की एक जीवन में ऐसा होता है ना नरेश जी, कि आप मेरे 2018 के लिंक्डइन पे और मेरी वेबसाइट पे आर्टिकल्स मैंने इलॉन मस्क के लिए लिखे थे कि ये जो इलेक्ट्रिक कार का जो मैं एक विजन देख रहा था 2004-5 में कि ये इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, तो इलॉन मस्क एक इंसान है जो मैंने लोगों को बोला था कि अगर आपको टेस्ला बाई करनी, टेस्ला की स्टॉक बाई करो कि नहीं करो, टेस्ला की गाड़ी करो कि नहीं करो बाई, लेकिन टेस्ला की स्टॉक जरूर बाई करना। और 2008 में मैंने कहा था कि इंसान का समय ऐसा चेंज हो रहा है, उस समय मैंने उसकी हॉरोस्कोप रीड करके मैंने डाला था कि मैं नॉर्मली नहीं करता हूं, लेकिन मैंने डाला था कि 2008-18 में कि आप टेस्ला के स्टॉक्स बाय कर लो, आप ऐसे ही जो बिलियनर बन जाओगे, एंड ये आदमी वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन भी बन सकता है। कोई लोगों ने बिलीव नहीं किया, हालांकि कुछ उसके फैन भी थे। तो काफी वो मेरे पॉपुलर आर्टिकल रहा है 2018 वाला, और वाकई में वो आदमी 2-2.5 साल में ही दुनिया का रिचेस्ट मैन की ओर बढ़ गया। टेस्ला ने इतनी वैल्यूएशन $180 से, अगर आप स्प्लिट काउंट नहीं करो, तो मैंने जब ये प्रेडिक्ट किया था तभी $180 टेस्ला का भाव था, और अगर स्प्लिट को अगर काउंट करो तो ऑलमोस्ट 4,500 तक, नहीं काउंट करो तो $4,500 तक जाके आया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है एस्ट्रोलॉजी, और काफी हद तक हेल्प करती है, मैंने जब तक जाते देखा जाते है। मैं एक सवाल लूंगा आखिरी। जरूर। अमेरिका में और इंडिया में आपको कौन से आपके पसंदीदा शेयर हैं जहां पर निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए? ओके, तो इंडिया में डेफिनेटली जो 5G टेक्नोलॉजी जो कंपनियां हैं जिसमें मैं काफ़ी ट्रस्ट करता हूं, तो और केमिकल कंपनियों में ट्रस्ट करता हूं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में ट्रस्ट करता हूं। मेरी पसंदीदा जो जो कंपनियां हैं, तो काफ़ी उसके शेयर के भाव भी ऊपर आ गए, लेकिन लॉरेस लैब मुझे काफ़ी पसंद है, कैडिला अच्छा लग रहा है, लुपिन लैब मुझे अच्छा लग रहा है, स्ट्राइड अच्छा लग रहा है फार्मास्यूटिकल में। एफएमसीजी में मेरा ब्रिटानिया ऑलवेज एवरग्रीन मेरा फेवरेट है, वो आपको पैसा बना के ही देने वाला है एवरी ईयर, कभी आप उसमें पैसा लूज नहीं कर सकते हैं। टाटा कॉफी थोड़ा अच्छा जा सकता है एफएमसीजी में। अभी भी हिंदुस्तान फूड मुझे अच्छा लग रहा है ये भाव में भी। और इंडिया में आप कहेंगे तो GMM फुडलर करके कंपनी है, एफल इंडिया करके कंपनी है। 5G में महिंद्रा टेक जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, टेक महिंद्रा वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। छोटी सी कंपनी, एक बहुत छोटी सी कंपनी है, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक FSCL, दैट ऑल्सो विल गोइंग टू प्ले ए वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन द 5G। सो वो मुझे काफी पसंद है, ये छोटी सी कंपनी है। देर आर द सो मेनी ग्रेट कंपनीज, मैं राइट करते रहता हूँ मेरी वेबसाइट पे, लोग उसको फॉलो करिए। आई थिंक मैं काफ़ी लिखते रहता हूँ, तो लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए हैं इंडिया के। मेरे आई थिंक रिकमेंडेशंस आप बिलीव नहीं करेंगे नरेश जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, पास्ट मैंने जो कहा है वो हमेशा फ्यूचर में राइट होने वाला हूँ कि नहीं होने वाला हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी तक 95% इंडिया के जो स्टॉक रिकमेंडेशंस है वो लोगों को 9 साल में बहुत पैसा बना के दिए है, एंड आई होप कि फ्यूचर में भी शायद पैसा बने लोगों का। उम्मीद और की अमेरिका में जैसे आपने पूछा, सॉरी मैं अमेरिका का भूल गया कहने के लिए, तो अमेरिका में मुझे अब भी लगता है कि ईवी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेगी, उसके स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेंगे। जनरल मोटर है, जो लोग कम बातें करते हैं, टेस्ला की बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन जनरल मोटर जो है वो बहुत बड़ी जायंट कंपनी, इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन सकती है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी वो काफ़ी हद तक बहुत क्लोज आ चुके हैं टेस्ला के। सेकेंड स्टॉक्स मेरा एवरग्रीन, अमेजॉन मेरा एवरग्रीन फेवरेट है। मुझे एक जो कंपनी बीच में काफ़ी नीचे आई है, जूम वीडियो, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, ADM, एनवीडिया, दे आर माई फेवरेट स्टॉक्स ऑल टाइम। आई थिंक वो काफ़ी परफॉर्म बेटर करेंगे। 2 कंपनियां हैं, स्क्वायर एंड पेपाल, जो मुझे लगता है कि 5 इयर्स में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरे कुछ रिकमेंडेशंस है।
बाकी आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। उम्मीद करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप लोगों की वेल्थ क्रिएशन में इसी तरह से मदद करते रहेंगे। कुंडली टीवी के दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही अगले लाइव के साथ आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद महेंद्र जी। धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं बहुत कम मैं इंडियन टीवी पे आता हूं लाइव में, और मैं इस प्रकार की एस्ट्रोलॉजी के टीवी पे बहुत कम इंटरव्यू देता हूं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा आपका जो नेचर था। जब भी आपने फर्स्ट ईमेल किया तो मैंने स्वीकार इमीडिएटली कर दिया, और अच्छा लगा है मुझे। एंड आई होप के लोगों की आप लोगों के लिए आप भी कुछ ये इस प्रकार के लोगों को लाएंगे तो उनमें आप डेफिनेटली हेल्प रोल प्ले करेंगे नरेश जी। एंड आई विश सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू।